से पीछे पछाड़ देंगे। यही कारण है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया लाजमी है। ऐसे समय पर जहां एक और अमेरिका भारत से ट्रेड डील के नाम पर लगातार नेगोशिएशन किए जा रहा है, साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है, और इस बीच में लंबे समय से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में पेंडिंग रही ट्रेड डील साइन हो जाती है। ट्रेड डील का आसानी से अर्थ यह है, क्योंकि अब आप सभी लोग टैरिफ से पूरी तरह अवगत हो ही चुके हैं, तो ऐसी डील्स जिनमें टैरिफ ना हो या ना के बराबर हो, ऐसी ट्रेड डील भारत और यूरोपियन यूनियन ने साइन कर ली है। आसान भाषा में कहें तो आपने अगर कभी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी गाड़ियों को देश में बहुत महंगा पाया, तो अक्सर सुनते हुए भी पाया होगा कि इन कंपनीज को भारत में गाड़ी बेचते समय बहुत ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। समझिए कि वो टैक्स अब ना के बराबर रह गया है। मतलब बड़ी सूचनाओं में महंगी गाड़ियां या यूरोपियन सामान भारत में अब बहुत सस्ता होने जा रहा है। इसी तरह भारत का जो सामान यूरोप में बिकने जाता था, अब वो वहां बहुत सस्ता होने जा रहा है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन, जो कि 27 देशों का समूह है, दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के रूप में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। यूरोपियन यूनियन एज ए कंबाइंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाता है, और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ यह ट्रेड डील दुनिया के लगभग 25% सीधे सीधे जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ दुनिया के व्यापार में एक तिहाई का योगदान देगा। अमेरिका के स्थान पर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो ये ट्रेड डील है, ये भारत को बहुत अच्छा निर्यात में स्थापित करेगा, विदेशी निवेश के, विदेशी धन के बड़े सोर्स के रूप में स्थापित होगा। कुल मिलाकर इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील अगर कहकर संबोधित किया जा रहा है, तो यह निश्चित ही सिग्निफिकेंस रखती है। भारत ने अमेरिका के साथ बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील को आज यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से कॉम्पीट कर दिया है, और यही कारण है कि इन्होंने भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, क्योंकि इतनी बड़ी डील इंडिया ने अभी तक नहीं की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत अब तक 21 ट्रेड डील कर चुका है। यह 22वीं ट्रेड डील है, लेकिन इतनी बड़ी डील हमने नहीं की। इंटरेस्टिंग होगा कि हमने इसी साल में, एक साल के दरमियान 25 और 26 के बीच में, भारत यूरोप में यूरोपियन यूनियन से, ईएफटीए से और यूके से डील कर चुका है। यानी कि अब पूरे यूरोप में भारत का सामान लगभग जीरो टैरिफ या जीरो के इक्विवेलेंट टैरिफ पर पहुंचने लगेगा। हालांकि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन पर अभी नेगोशिएशंस बाकी हैं, जिनमें डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कार्बन टैक्सेस शामिल हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते हुए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की यात्रा पर, भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में पधारी थी यूरोपियन यूनियन की हेड उर्सुला वॉन डेन, और उनके स्वागत में भारत ने रिपब्लिक डे परेड में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बिठाया था। भारत के द्वारा उनका पूरा सम्मान हुआ। बाद में इस बात की घोषणा होती है। यह घोषणा आज के दिन होना बहुत मायने रखता है, कारण भारत की, जो अक्सर हम एक साथ एक्रोनिम बनाकर बात करते हैं कि 27 जनवरी के दिन 27 देशों के साथ भारत ने ट्रेड डील साइन एक ही बार में कर ली है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एज ए कंबाइंड 27 देशों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बड़े देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देश शामिल हैं, जिन्हें आप यूरोप के बड़े देश के अंदर सिग्निफाई करते हैं। ये ट्रेड डील की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में वो तस्वीरों को दिखाया गया है। उर्सुला वॉन डेन लेयन के आपका ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि दुनिया की दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ने अपने साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप भी कर ली है। यानी आने वाले समय में भारत को डिफेंस के सेक्टर में भी यूरोपियन यूनियन से बड़ी मदद मिलेगी। बड़ी मदद में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो इस बात की कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अब यूरोपियन निवेश हमें मिलने लगेगा। यूरोप की बहुत सी कंपनियां भारत में मेक इन इंडिया के तहत अपने डिफेंस इक्विपमेंट तो बनाएंगी ही, भारत में बेचेंगी भी, साथ में भारत से दुनिया के अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगी। चाइना प्लस वन की नीति फॉलो करते हुए, चाइना के स्थान पर भारत को विकल्प के रूप में देखते हुए यूरोप ने एक बड़ी डील साइन की है, जिसे इन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी डील करार देते हुए कहा कि यह आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी सबको ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे लेकर चलेगी। इसीलिए इस डील पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। यह ऐसे समय पर ट्रेड डील सुर्खी बनी है जब अमेरिका ट्रेड के नाम पर ही भारत के साथ आए दिन किसी ना किसी तरह की नेगोशिएशन में जुड़ा हुआ है। चूंकि ये दुनिया की 25% जीडीपी का जिक्र रखती है, यानी एक चौथाई जीडीपी अगर इन दो देशों के व्यापार से होती है,
तो वो एक बड़ी खबर बननी लाजमी है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में आकर घोषणा की और कहा कि हम दुनिया के 1/3 ग्लोबल ट्रेड को इस डील की वजह से अब आंसर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में इस बात को बहुत महत्व दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज भारत और यूरोप के बीच में विश्वास को बहुत बढ़ाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ग्लोबल जीडीपी में भारत डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसे साथ साथ दिखाता जाएगा। भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी अवसरों की भूमि है। यह बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसे समझिएगा। इसी पर असल मायने में अमेरिका को मिर्च लगी है। बात यह है कि यूरोपियन यूनियन भारत से बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है और यह फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए। यूरोपियन यूनियन को भारत तेल बेचता है, जबकि भारत खुद तेल का इंपोर्टर है। हमारी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 85% हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने वाला देश यूरोप को तेल बेचता है। यह कैसे संभव है? तो ध्यान से, शब्दों का फेर है। शब्दों का फेर यह है कि भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, यानी कि हम कच्चा तेल मंगाते हैं, उसे अपने यहां पर परिशोधन करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद बने पेट्रोल, डीजल, टर्बोफ्यूल, इनको एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में मैक्सिमम ऑयल शोधन का यानी कि रिफाइन करने का भारत कीर्तिमान जल्दी ही स्थापित कर लेगा। हम अपने यहां पर तेजी से रिफाइनरीज का जाल बिछाते जा रहे हैं और इनके लिए हमने $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग की हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र भारत बन जाएगा, जो 300 मैट्रिक टन तेल शुद्ध करने लगेगा। इस बात के मायने क्या हैं समझिएगा। भारत अगर दुनिया के किसी भी देश से क्रूड खरीद रहा है तो वो यूरोप को तेल बेच पाएगा। आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि सर, यूरोप को तेल खरीदने के लिए क्या खुद के यहां रिफाइनरी लगाना चुनौतीपूर्ण लगता है? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या रूस को क्या यूरोप को तेल अगर शुद्ध खरीदना ही है तो वो कहीं से भी खरीद सकता है, भारत से ही क्यों? इसके पीछे के तर्क जान लीजिए। देखिए, पिछले 3-4 सालों में जब से रशिया यूक्रेन युद्ध चला है, भारत को क्रूड ऑयल बहुत सस्ता मिला है। भारत को तो सस्ता क्रूड ऑयल मिला क्योंकि रशिया के साथ भारत की तेल डील जो थी वो बहुत ही सशक्त थी। उस सस्ते तेल को हमने रिफाइन करके यूरोप को बेचा। यूरोप खुद क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि इनको रशिया को पाबंदी लगानी थी, सैंक्शन लगाना था। इसी के चलते यूरोप ने कई बार भारत को यह कहते हुए भी पहले, मतलब पास्ट में जब अमेरिका के वो मित्र हुआ करते थे, तब ये कहा है कि भारत वॉर को फाइनेंस कर रहा है, फ्यूल कर रहा है। अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो शायद पैसा रूस के पास नहीं पहुंचेगा, और रूस के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन चूंकि अमेरिका के कहने पर यूरोप ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए कि हम तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, और कहीं और से खरीदते हैं तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं उनको फील हुई। हालांकि अमेरिका ने बहुत बार यह टोका है यूरोप को कि तुम इनडायरेक्टली खुद ही पर हमला फाइनेंस कर रहे हो। भारत से तेल खरीदते हो, पैसा रूस तक पहुंचता है और वो रूस तुम पर गोले गिराता है। खैर, जो भी है, यूरोपियन यूनियन इस बात को अच्छे से समझती है। वो ये समझती है कि तमाम बयानबाजियों के बीच में वास्तविकता कहीं अलग है। वास्तविकता क्यों? क्योंकि अमेरिका तो खुद इनका दुख दर्द का साया बनकर साथ आया था, लेकिन उसने नाटो के नाम पर इन्हें धमका दिया, ग्रीनलैंड छीनने की धमकी दे दी, टैरिफ से इन्हें लाद दिया। तो भले भैया, तुमसे तो मित्रता की जगह दुश्मनी अच्छी, हम दुश्मनों से सचेत रह लेंगे। अक्सर एक पंक्ति कही जाती है कि हे ईश्वर, मुझे मित्रों से बचने की शक्ति देना, दुश्मनों को मैं पहचानता हूं। यह बात संभवतया यूरोप ने अमेरिका के लिए सोची होगी, क्योंकि अमेरिका ने उसके साथ वही किया क्योंकि वो उसका बहुत प्रिय था और उसने शोषण किया। विश्वास का अत्यधिक घात हुआ। खैर, फिलहाल के लिए भारत को यूरोप ने पेट्रोलियम गुड्स के लिए भी अगर चुना है, तो बड़ा सवाल है कि क्या भारत रूस से अभी भी तेल खरीदना जारी रखेगा? जवाब कहीं यही छिपा है। भारत रूस से भले ही तेल ना खरीदे, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तेल खरीदता रहा है। फिर चाहे वो वेनेजुएला से खरीदे, चाहे सऊदी से खरीदे, भारत अगर कहीं से भी तेल खरीद के शुद्ध करके बेच पाता है तो इसमें बुराई नहीं है। फिर एक सवाल, क्या यूरोपियन यूनियन के पास रिफाइनरी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। 27 देश बल्क में एक देश में तो रिफाइनरी चाहेंगे ही। छोटू मोटू टाइप के देश होते हैं, कंबाइंड करके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 27 देशों के लिए एक जगह भारत जैसा देश, क्योंकि भारत में लेबर सस्ता है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो रिफाइनरी का है, रिफाइनरी का जो प्रोड्यूस है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। भारत अगर क्रूड ऑयल के अंदर अगर भारी क्रूड ऑयल की बात करें जो वेनेजुएला में निकलता है,
उसको रिफाइन करने की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जो रिफाइनरी जामनगर है रिलायंस की, उसे रखता है। तो कुल मिलाकर के भारत के पास रिफाइन के बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। फिर एक बड़ा सवाल बनता है, क्या ऐसा किसी और देश के साथ भी हुआ है? हमारे साथ हुआ है। भारत इतिहास में ऐसा करता रहा है। भारत के उड़ीसा से निकला हुआ, झारखंड से निकला हुआ लोहो अयस्क